हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? स्लाइड दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? हेलो। 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 बताइए, आप सभी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है अभी? आवाज आ रही है लेकिन शो हो रहा है लाइव, लेकिन आवाज आ रही है? आवाज का बताओ, आवाज का। आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? ओके। ठीक है, फिर ऑटिज्म का टॉपिक ही मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब बताई थी, लेकिन वो शायद क्लास सही से नहीं हो पाई मेरी आवाज़ के कारण। तो इस वजह से मैं दोबारा फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ठीक है? एक सेकंड। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एएसडी के बारे में। तो एक सिचुएशन मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा आपकी आवाज या आपकी बात नहीं सुनता है, लेकिन और जवाब भी नहीं देता है। ठीक है? बात सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता। ठीक है? बार बार एक ही काम करता है, लोगों से आंखें मिलाकर बात करने से बचता है, या अपनी ही दुनिया में खोया हुआ लगता है। तो क्या वो सिर्फ शर्मीला है? शायद नहीं।
है ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ओके। जो स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक 3 साल का बच्चा, ठीक है, एक 3 ईयर का बच्चा है। घर वाले उसे नाम लेकर बुलाते हैं लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं देता। ठीक है, घर वाले उसको उसके नाम से बुलाते हैं लेकिन वो क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्स नहीं करता। ठीक है। दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो खिलौने की गाड़ी के पहियों को लगातार घुमाता रहता है। जब उसकी रूटीन बदलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो यही समझने के लिए हमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि एएसडी को गहराई से समझना होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एएसडी है वो क्या है। ठीक है, एएसडी होता क्या है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। क्या है? एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है। मतलब एक मस्तिष्क के विकास से संबंधित ऐसी सिचुएशन है जो मुख्य रूप से बच्चे के कम्युनिकेशन, दूसरी चीज सोशल इंटरेक्शन, और तीसरा है उसका बिहेवियर। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन बातचीत, दूसरा सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, और तीसरा जो है बिहेवियर यानी कि व्यवहार, इसको प्रभावित करती है। ये कोई बीमारी नहीं है जो दवा से पूरी तरीके से ठीक हो जाए, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति दुनिया को समझने, उसके साथ इंटरेक्ट करने का तरीका जो है थोड़ा अलग होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं इसमें स्पेक्ट्रम शब्द क्यों जोड़ा गया। ठीक है, इसमें स्पेक्ट्रम शब्द जो है वो क्यों जोड़ा गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर ऑटिज्म वाला बच्चा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते, जबकि कुछ बहुत अच्छी वोकैबुलरी रखते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई होती है, जबकि कुछ बच्चे जो होते हैं मैथ, म्यूजिक या फिर ड्राइंग या मेमोरी में असाधारण प्रतिभा दिखा सकते हैं। इसलिए इसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण और उनकी गंभीरता हर व्यक्ति में जो है वो अलग अलग होती है। तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 2 बच्चों को ऑटिज्म है। ठीक है, पहला बच्चा जो है अपनी जरूरतें भी बता नहीं पाता। दूसरा बच्चा जो है सामान्य बातचीत कर लेता है, लेकिन दोस्त बनाने और सामाजिक नियम समझने में उसको कठिनाई महसूस होती है। दोनों ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आते हैं, लेकिन ये दोनों की जो जरूरतें हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में हम जानेंगे एएसडी की डेफिनेशन, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक, कॉजेज, टाइप्स, लेबल, असेसमेंट, डायग्नोसिस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन में एएसडी की भूमिका। तो अगर आप स्पेशल एजुकेटर, टीचर, पेरेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी है। एक चीज और बताते चलो, हमने ऐप लॉन्च किया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ये तो कोर्स है। ठीक है, आरपीएससी, इसमें फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लॉन्च किया है। उसके अलावा DEET+ भी, जिसमें टीजीटी और पीआरटी। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर मतलब स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन हो उसकी हम तैयारी करवा रहे हैं, तो आप हमारा ऐप का नाम है स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए और एक बार एक्सप्लोर करके जरूर देखिए। तो चलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अभी जो चीजें बताई उसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे चैट में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो अब तक हमने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक बेसिक ओवरव्यू समझा था। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन और
हिस्ट्री को समझेंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एएसडी की डेफिनेशन, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो एएसडी यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये क्या है? एक न्यूरो साइकोलॉजिकल, मतलब ये क्या है? एक न्यूरो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्या है? न्यूरो साइकोलॉजिकल कंडीशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूरो का मतलब क्या होता है? हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम से है। न्यूरो का मतलब क्या होता है? ब्रेन, ठीक है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उससे होता है, ठीक है। जबकि साइकोलॉजिकल का संबंध जो है किससे होता है? बिहेवियर, उसके अलावा थिंकिंग, उसके अलावा इमोशन और लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, और लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑटिज्म जो है बच्चे के ब्रेन के विकास यानी मस्तिष्क के विकास और उसके व्यवहार दोनों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? एक तो बच्चे का जो ब्रेन है उसको भी प्रभावित करता है, ठीक है, उसका जो विकास है और उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, उन दोनों चीजों को ऑटिज्म जो है प्रभावित करता है। यही कारण है कि ऑटिज्म वाले बच्चों में हमें हमेशा क्या दिखाई देता है? सोशल इंटरेक्शन की कमी दिखाई देती है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन की कमी, कम्युनिकेशन में दिक्कत, रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाई देता है उनका, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट दिखाई देता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट दिखाई देता है, जैसी विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो एक आसान उदाहरण के साथ समझें अगर हम, तो मान लीजिए कि दो बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। टीचर ने दोनों से कहा कल अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में बताना। पहला बच्चा जो है आसानी से अपने विचार व्यक्त कर देता है, लेकिन दूसरा बच्चा जिसे ऑटिज्म है शायद अपनी बात शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करे या केवल एक ही सब्जेक्ट पर बार बार बात करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है, बल्कि उसका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का तरीका है वो अलग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। इससे पहले भी स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। स्पेक्ट्रम का अर्थ जो है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द पर आते हैं स्पेक्ट्रम के अर्थ पर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंटरव्यू और एग्जाम में यही प्रश्न पूछते हैं, ऑटिज्म के साथ स्पेक्ट्रम क्यों लगाया जाता है? तो स्पेक्ट्रम का जो अर्थ होता है वो होता है रेंज, ठीक है। स्पेक्ट्रम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? रेंज या विविधता या डाइवर्सिटी। यानी ऑटिज्म के हर लक्षण बच्चे में एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चों में लक्षण जो होते हैं वो हल्के होते हैं यानी माइल्ड होते हैं, कुछ बच्चों में मॉडरेट होते हैं, कुछ बच्चों में सीवियर होते हैं, ठीक है। इसलिए ऑटिज्म को एक सिंगल कंडीशन की तरह नहीं बल्कि एक स्पेक्ट्रम के रूप में देखा जाता है। तो आप सभी को स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी स्कूल में सभी छात्रों की हाइट जो है अलग अलग होती है। कोई छोटा होता है, कोई मीडियम होता है और कोई बहुत लंबा होता है ना। उसी प्रकार ऑटिज्म के लक्षण भी जो हैं अलग अलग लेवल पर दिखाई देते हैं, और यही है ऑटिज्म का कॉन्सेप्ट, सॉरी स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म पर, यानी कि ओरिजिन पर। अब थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। इस स्लाइड में बताया गया कि अर्ली 1900, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैं ऑटिज्म शब्द का उपयोग न्यूरो साइकोलॉजिकल कंडीशन की एक रेंज को दर्शाने के लिए किया जाने लगा। उस समय वैज्ञानिक और चिकित्सक जो होते थे, चिकित्सक मानव व्यवहार तथा मानसिक विकास से संबंधित विभिन्न स्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ? रिसर्च बढ़ा, ऑटिज्म को एक अलग डेवलपमेंट कंडीशन के रूप में पहचान मिलने लगी, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? आज हम ऑटिज्म को एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं, लेकिन इसकी समझ विकसित होने में वैज्ञानिकों को कई दशक लगे थे, ठीक है। यानी जो नॉलेज आज हमारे पास है वो वर्षों की रिसर्च और ऑब्जर्वेशन का परिणाम है, ठीक है। तो अभी जो रिसर्च हो गया, ठीक है, वो क्या है?
अभी का नहीं है, उसमें बहुत सदी बीत गई। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एएसडी एक न्यूरो साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, ये बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। स्पेक्ट्रम का अर्थ है लक्षणों की विविधता या रेंज। ऑटिज्म के लक्षण माइल्ड से सीवियर तक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। ऑटिज्म शब्द का उपयोग प्रारंभिक 1900 से विभिन्न न्यूरोसाइकोलॉजिकल कंडीशन को समझाने के लिए किया जाने लगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। उससे पहले कि मैं आपके चैट देख लेती हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको क्लियर करते जाऊंगी। कोई कंफ्यूजन है? डेफिनेशन में किसी को दिक्कत है कोई? आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन, अभी तो मुझे क्वेश्चन आपका दिख नहीं रहा है। अगर क्वेश्चन है भी तो मैं उसको बाद में आपके डाउट क्लियर करते जाऊंगी। ठीक है, हम्म, तो अब तक हमने ऑटिज्म की डेफिनेशन और हिस्ट्री को समझा, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आता है कि ऑटिज्म जो है क्यों होता है, होता क्यों है। ठीक है, ऑटिज्म जो है, एएसडी जो है, क्यों होता है। तो बहुत से पेरेंट ये सोचते हैं कि उनकी किसी गलती की वजह से ऑटिज्म हुआ है। ठीक है, या बच्चे को मोबाइल देने से ऑटिज्म हो जाता है, क्या पेरेंटिंग स्टाइल की इसकी वजह है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ऑटिज्म किसी की गलती नहीं है। खराब पेरेंटिंग, प्यार की कमी से ऑटिज्म नहीं होता है। ठीक है, रिसर्च बताती है कि ऑटिज्म के पीछे कई बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। ठीक है, क्या बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिसकी मतलब इस स्लाइड में हम तीन प्रमुख कारण जो हैं इसके एएसडी के, कॉजेज ऑफ एएसडी देखेंगे, इसकी इटियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें तीन कारण जो हैं वो हम देखेंगे। ये पार्ट 1 है, मेजर फैक्टर है। ठीक है, तो पहला जो कारण है इसमें जेनेटिक है, दूसरा जो है जीन्स इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, और तीसरा जो है इपिजेनेटिक। ठीक है, ये सारी चीज हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जेनेटिक कारण की, यानी कि अनुवांशिकी या अनुवांशिकता। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो क्या है, सबसे बड़ा कारण जो है वो जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब होता है माता पिता से मिलने वाला जीन्स। ठीक है, किससे मिलता है? जो हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से, माता पिता से मिलने वाले जीन्स। ठीक है, रिसर्च और ट्विंस स्टडी के अनुसार, ठीक है, रिसर्च और ट्विंस स्टडी के अनुसार 90%, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, रिसर्च और ट्विंस स्टडी के अनुसार ऑटिज्म में जेनेटिक फैक्टर की भूमिका बहुत अधिक पाई गई। कितनी पाई गई है? 90%। हेरिटेबिलिटी की जो अधिकता है वो कितनी है? 90% है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर एक समान ट्विंस में से एक बच्चे को ऑटिज्म है तो दूसरे बच्चे में भी ऑटिज्म होने की संभावना जो है काफी बढ़ जाती है। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट जो हैं उनको पता चला कि ऑटिज्म जो है जीन्स के बीच एक गहरा संबंध है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी परिवार में किसी भी पीढ़ी को डायबिटीज या मतलब हृदय की का रोग है। ठीक है, जो हमेशा से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उसी प्रकार कुछ जेनेटिक वेरिएशन ऑटिज्म के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, ऑटिज्म का कोई एक मतलब ऑटिज्म का कोई एक ऑटिज्म जीन्स नहीं है, बल्कि कई जीन्स मिलकर इस रिस्क को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, जेनेटिक कारण क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा कारण जो है जीन्स इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, जीन्स इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है केवल जीन्स ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। एक सेकेंड।
यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? पहला कारण समझ में आ गया, ठीक है, इसका अर्थ समझ में आ गया, केवल जीन्स ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि जीन्स और इन्वायरमेंट, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, तो इसमें इन्वायरमेंट और क्यों हट रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट और मतलब जीन्स जो है दोनों चीजें प्रभाव डालते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे में ऑटिज्म से जुड़े जेनेटिक फैक्टर मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो उसके डेवलपमेंट के दौरान गर्भावस्था, जन्म या शुरुआती वातावरण के कुछ प्रभाव भी जुड़ सकते हैं इसमें, तो ऑटिज्म का रिस्क जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, ऑटिज्म का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है यहाँ पर। और एक एक बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, ठीक है, अगर मिट्टी, पानी और वातावरण अलग हो तो पौधे का विकास भी जो है अलग होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा आप दे दो बहुत अच्छे बैकग्राउंड में किसी के पास, और एक बच्चा आप किसी ऐसी जगह पे भेज दीजिए जहाँ पे जिनका बैकग्राउंड मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं अच्छा है, बहुत वहाँ पे बहुत दिक्कत है, दोनों में आपको बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। उसी तरह जीन्स और इन्वायरमेंट मिलकर बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो जीन्स एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एपिजेनेटिक। ये सबसे चैलेंजिंग टर्म है, ठीक है। एपिजेनेटिक जो है बहुत सारे स्टूडेंट इस शब्द से डर जाते हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझते हैं। एपिजेनेटिक का मतलब होता है डीएनए का सीक्वेंस बदले बिना जीन्स के काम करने के तरीके में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ दोबारा रिपीट कर दो, डीएनए का सीक्वेंस बदले बिना जीन्स के काम करने के तरीके में परिवर्तन, यानी जीन्स जो है वो बच्चे का वही रहता है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपके घर में कई कमरे हैं, ठीक है, कमरे तो वही है, लेकिन कौन सा कमरा खुला रहेगा और कौन सा बंद रहेगा ये अलग बात है, ठीक। उसी तरीके से जीन्स मौजूद रहते हैं, लेकिन उनका ऑन या ऑफ होना जो है वो बदल जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ रिसर्च का मानना है कि ऐसी मॉडिफिकेशन ऑटिज्म के रिस्क को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। कंफ्यूजन होगी तो बता देना, ठीक है, क्योंकि फिर अगर अभी नहीं बोलोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे वैसे भी एक्टिव क्लास चाहिए होती है, तो आप अगर कहीं भी दिक्कत आती है आप क्वेश्चन पूछिए, जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना क्लियरिटी आएगी, ठीक है। मैं आपके डाउट क्लियर करते जाऊंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है कर्जेज ऑफ एएचडी पार्ट 2। पहले हमने बात की पार्ट 1 पे, ठीक है। अब तक हमने जेनेटिक, जीन्स, इन्वायरमेंट और इंट्रैक्शन और एपिजेनेटिक को समझा, लेकिन ऑटिज्म के कारण केवल जीन्स तक सीमित नहीं है। तो इस स्लाइड में है पार्ट 2, प्रेगनेंसी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। तो जो बच्चे की मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इन फैक्टर्स का होना ये निश्चित नहीं करता कि बच्चे को ऑटिज्म होगा, ये केवल रिस्क फैक्टर है, ठीक है, डायरेक्ट कजेज नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें जो पहला है पेरेंटल इन्वायरमेंट। पेरेंटल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। पेरेंटल का मतलब होता है जन्म से पहले, सॉरी प्रीनेटल, पेरेंटल नहीं है, प्रीनेटल है, ठीक है। प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म से पहले, अर्थात इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। माता पिता की अधिक उम्र, डायबिटीज, ब्लीडिंग या साइकेट्रिक ड्रग का उपयोग, ठीक है। इसमें माता पिता की अगर अधिक आयु होती है, ठीक है, एडवांस पेरेंटल एज होती है, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होना, ब्लीडिंग की समस्या,
कुछ साइकोट्रिक ड्रग्स का उपयोग। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन परिस्थितियों में हर बच्चे को ऑटिज्म होगा, लेकिन ये फैक्टर जो है फेटल ब्रेन डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी पौधे के विकास के लिए मिट्टी, पानी और मौसम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ना, उसी प्रकार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इन्वायरमेंट होता है वो भी बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है इन्फेक्शन। तो अब बात करते हैं इन्फेक्शन की। कुछ संक्रमण जैसे यहाँ पर रुवेला, ठीक है, रुवेला सीएमबी साइटोमेगलोवायरस गर्भावस्था के दौरान पर होने वाले मतलब होने पर बच्चे के डेवलपमेंट ब्रेन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान होने पर बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन को प्रभावित करते हैं। अब रिसर्च बताती है कि ऐसे जो वायरस होते हैं, ऐसे वायरस के दौरान जो शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम होती है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, जिसका प्रभाव फेटल डेवलपमेंट पर पड़ सकता है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, रियल लाइफ कनेक्शन लेते हैं। इसलिए गर्भावस्था में नियमित जांच, ठीक है, वैक्सीनेशन और मेडिकल केयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टेराटोजीन्स। टेराटोजीन्स जो है एक नया शब्द आता है, एग्जाम में इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। टेराटोजीन्स ऐसे इन्वायरमेंट एजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट एजेंट होते हैं जो गर्भावस्था शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं और जन्म जात विकृतियां जो होती हैं, बर्थ डिफेक्ट का कारण बन सकते हैं। एक सेकंड, मैं थोड़ा पानी ले लूं फिर बात करते हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई ना, टेराटो जो जीन्स क्लियर हो गया। ज्योति, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो चैट में, ठीक है। तो टेराटोजीन्स में समझा रही थी, क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के एजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शिशु के विकास को प्रभावित कर सकते हैं और जन्मजात जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं उसका कारण बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें शामिल होती हैं, जैसे कुछ हानिकारक केमिकल, ठीक है, अल्कोहल या फिर कुछ विशेष मेडिसिन होती है या फिर रेडिएशन होता है। इसलिए गर्भावस्था में किसी भी दवा का सेवन केवल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। फिर आता है थायराइड प्रॉब्लम। ठीक है, थायराइड प्रॉब्लम जो है गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में बच्चे का मस्तिष्क जो है तेजी से विकसित हो रहा होता है। यदि माँ में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाए, ठीक है, विशेषकर आयोडीन डिफिशियंसी के कारण, तो फेटल ब्रेन डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। और यही कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड जो है मॉनिटरिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ की रिस्क फैक्टर जो ब्रेन में होते हैं वो देख लेते हैं। तो एलसीएनए सिस्टम, एलसीएनए सिस्टम, ठीक है, तो इसमें ब्रेन मैकेनिज्म जो है ऑटिज्म को समझने के लिए हमें मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। जो ब्रेन मैकेनिज्म है उसके कुछ हिस्सों को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएनए सिस्टम जो है, एलसीएनए का पूरा नाम है लोकस। ठीक है, पूरा नाम क्या है, लोकस कोरिलस।
ठीक है, कोरिलस, ये न्यूरो, इसको हम बोल सकते हैं न्यूरो जेनेटिक सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है, ये क्या करता है, जो ध्यान होता है, ठीक है, ये ये क्या करता है, जो ध्यान होता है यानी कि अटेंशन होता है, ठीक है, अल्टरनेस होती है, जागरूकता और सेंसरी प्रोसेसिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कुछ रिसर्च का मानना है कि इसके विकास में असामान्यताएं हो ऑटिज्म से जुड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर से क्लियर कर दूं, एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये जो सिस्टम है ध्यान, जागरूकता और सेंसरी प्रोसेसिंग में भूमिका निभाता है। ठीक है, रिसर्च जो है उनका मानना है कि इसके डेवलपमेंट में कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जो ऑटिज्म से जुड़ी हो सकती हैं। उसके बाद आता है एमआई जिडाला न्यूरॉन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, मस्तिष्क का वो भाग होता है जो भावनाओं को समझने, चेहरे के भाव पहचानने, मतलब जो हम फेशियल एक्सप्रेशन समझ पाते हैं, सोशल परसेप्शन, इन सब चीजों में क्या करता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यदि इसके विकास में कठिनाई आती है तो व्यक्ति को दूसरों की भावनाएं समझने और सामाजिक संकेतों को पहचानने में समस्या होती है। ये क्लियर है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, ठीक है, सामान्यतः हम समझ जाते हैं कि वो खुश है, लेकिन ऑटिज्म वाले कुछ बच्चे को चेहरे के भाव और सोशल क्यूज जो है उनको समझने में कठिनाई होती है, इसलिए सोशल इंटरेक्शन जो है इनका प्रभावित दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? अब तक हमने ऑटिज्म के कारण को समझा, लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर, टीचर या पेरेंट के रूप में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऑटिज्म वाले बच्चे में हमें कौन कौन से प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एएसडी के लक्षण हर बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 3 ऐसी मुख्य कठिनाइयां हैं जो अधिकांश बच्चों में किसी ना किसी रूप में दिखाई देती हैं, और उन्हें कहा जाता है द कोर ट्रायड ऑफ डिसेबिलिटी, यानी ऑटिज्म की 3 मुख्य परेशानियां या चुनौतियां। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला जो है कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन केवल बोलना नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन में शामिल होता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, अपनी जरूरतें व्यक्त करना, ठीक है, ये सारी चीजें। ऑटिज्म वाले बच्चे को इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक बच्चा जो है पानी चाहता है, सामान्य बच्चा कहेगा मम्मी मुझे पानी चाहिए, लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा शायद उंगली पकड़कर फ्रीज तक ले जाए, केवल रोने लगे, ठीक है, बार बार पानी पानी दोहराए, लेकिन अपनी जरूरत स्पष्ट ना बता पाए। ठीक है, अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर। कई बार बच्चा बोल भी लेता है, लेकिन कम्युनिकेशन फिर भी प्रभावित होती है। जैसे टीचर पूछे आज स्कूल कैसा लगा, और बच्चा केवल एक शब्द बोले ठीक, ये बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाता। ठीक है, यानी शब्द मौजूद है लेकिन सोशल कम्युनिकेशन जो है बच्चे का प्रभावित होता है। फिर आते हैं दूसरा जो है सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो ये सबसे दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई है सोशल इंटरेक्शन, यानी दूसरों के साथ जुड़ना। ठीक है, दूसरों के साथ रिश्ते बनाने और दुनिया से जुड़ने में परेशानी। ठीक है, दूसरों के साथ जुड़ना, दोस्त बनाना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, सोशल रूल्स को समझना। ऑटिज्म वाले कुछ बच्चे जो है आई कांटेक्ट, मतलब आई कांटेक्ट जो है उनका काम करता है। कुछ अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, अकेले खेलना पसंद करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि क्लास में एक बच्चा गिर जाता है, अधिकांश बच्चे उसके पास जाकर पूछेंगे तुम ठीक हो, लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा शायद उस सिचुएशन पर ध्यान ही ना दे। तो
इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा बुरा है, बल्कि उसे सोशल क्यूज समझने में कठिनाई होती है। तीसरा है फ्लेक्सिबल व्यवहार बिहेवियर, सोच और व्यवहार में लचीलेपन की कमी। अब आते हैं तीसरी कठिनाई पर, फ्लेक्सिबल व्यवहार यानी सोच और व्यवहार में लचीलापन। ऑटिज्म वाले बच्चे को अक्सर रूटीन बहुत पसंद आती है, ठीक है, वे चाहते हैं कि हर चीज उसी तरीके से हो जैसे रोज होती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि बच्चा रोज स्कूल जाने के लिए एक ही रास्ते का उपयोग करता है और अचानक से रास्ता बदल दिया जाए, तो वो परेशान हो सकता है, रो सकता है, गुस्सा कर सकता है, एंजाइटी महसूस कर सकता है, ठीक है। फिर आता है रिपीटेटिव बिहेवियर। रिपीटेटिव बिहेवियर, कुछ बच्चे बार बार हाथ हिलाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, एक ही खिलौने से घंटों खेलते रहते हैं, एक ही प्रश्न जो है बार बार पूछते हैं, ठीक है। सभी इसको क्या बोलते हैं, रिगिड बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिगिड बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, तो ये चीजें क्लियर हो, रिगिड बिहेवियर का एग्जांपल है, ठीक है। रिग्रेशन ऑफ मेजर रेड फ्लैग, अब ये देख लेते हैं, रिग्रेशन ऑफ मेजर रेड फ्लैग, इसका मतलब क्या होता है। अब इस स्लाइड की सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट जो है, कुछ बच्चों में शुरुआती विकास जो है सामान्य दिखाई देता है, वे कुछ शब्द बोल लेते हैं शायद, ठीक है, नाम पहचान लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित कर लेते हैं, लेकिन 12 से 24 महीने की उम्र में उन्हें जो है मतलब उम्र के बीच अचानक से सीखी हुई स्किल्स जो है वो खोने लगते हैं, और इसे बोलते हैं हम रिग्रेशन। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन, यानी पहले से सीखी हुई क्षमता का कम हो जाना या खो जाना। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए बच्चा पहले मम्मा पापा और बाय बाय बोलता था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने बोलना लगभग बंद कर दिया, या पहले आई कांटेक्ट करता था लेकिन अब नहीं करता है। ये ऑटिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण रेड फ्लैग माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? चलिए, आप बता देना चैट सेक्शन में, ठीक है, मैं कंफ्यूजन क्लियर करते जाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है, अर्ली साइन टाइमलाइन 0 to 24 मंथ। अब तक हमने ऑटिज्म के कारण और मुख्य लक्षणों को समझा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऑटिज्म को जितना जल्दी पहचान लिया जाए उतना बेहतर इंटरवेंशन दिया जा सकता है, ठीक है। यही कारण है स्पेशल एजुकेटर, पेरेंट्स और पीडियाट्रिशियन जो होते हैं को शुरुआती संकेत यानी अर्ली वार्निंग साइन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये केवल साइन और डायग्नोसिस, साइन, ये केवल साइन है, ठीक है, डायग्नोसिस नहीं है। यदि इनमें से कोई संकेत दिखाई दे तो पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट जैसे इवेल्युएशन करवाना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 मंथ पे, ठीक है। सबसे पहला संकेत है 6 महीने की उम्र में दिखाई दे सकता है। ये सामान्यतः इस उम्र में बच्चा मुस्कुराता है ना, माता पिता को देखकर खुशी एक्सप्रेस करता है, चेहरे की जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस पर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देता है। लेकिन यदि बच्चा कोई बड़ी मुस्कान नहीं देता है, ठीक है, कोई खुशी के भाव नहीं दिखाता है, ठीक है, नो बिग स्माइल, तो ये एक शुरुआती संकेत हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब माँ बच्चे को गोद में उठाती है तो अधिकांश बच्चे मुस्कुराते हैं, लेकिन यदि बच्चा बार बार ऐसा ना करे तो ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। फिर आते हैं 9 मंथ पे, आते हैं 9 मंथ पे, ठीक है। अब बच्चा धीरे धीरे सोशल इंटरेक्शन शुरू करता है ना, अगर नॉर्मल टिपिकल बच्चा है तो आवाजों पर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, फेशियल एक्सप्रेशन की नकल करने की कोशिश करता है, दूसरों के साथ एक्सप्रेशन शेयर करता है। लेकिन यदि बच्चा जो है आवाज या चेहरे के हाव भाव को साझा नहीं करता, यानी नो शेयरिंग ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, मुस्कान का जवाब मुस्कान से नहीं देता है, आवाजों पर कम रिस्पॉन्स देता है, तो ये वार्निंग साइन हो सकती है, ठीक है। फिर आता है 12 मंथ, ठीक है। 12 मंथ जो है ये ऑटिज्म स्क्रीनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस उम्र में सामान्य बच्चा जो है वो क्या करता है, अपना नाम सुनकर मुड़ता है,
ठीक है, बाय बाय करता है, पॉइंटिंग करता है, मतलब इशारा पिन पॉइंट करने लगता है, बेबी टॉक शुरू कर देता है जैसे मम्मा, बाबा, दादा। लेकिन यदि बच्चा नाम सुनकर, ठीक है, अपने नाम पर कोई रिस्पॉन्स ना दे, नो रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, कोई बेबी टॉक नहीं, कोई इशारा या पॉइंटिंग वेविंग नहीं, ठीक है, तो ये ऑटिज्म का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि माँ 4-5 बार बच्चे को नाम से बुलाए और बच्चा बिल्कुल प्रतिक्रिया ना दे, तो ये लोग सोचते हैं कि शायद सुनाई नहीं देता, लेकिन कई बार ये ऑटिज्म का प्रारंभिक संकेत भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है 16 महीने, ठीक है, 16 मंथ। कोई भी बोले, इसमें टिपिकल बच्चा जो होता है, ठीक है, अब तक अधिकांश बच्चे कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बोलने लगते हैं, जैसे मम्मा, पापा, पानी, आओ, ठीक है, ऐसी चीजें बोलने लगते हैं। लेकिन यदि बच्चा 16 महीने की उम्र तक कोई भी मीनिंगफुल स्पोकन वर्ड नहीं बोलता है, तो इवेल्युएशन करवाना आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, 16 मंथ पर। अब आते हैं 24 मंथ। 24 मंथ पे सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन में से एक है। ठीक है, इस उम्र में बच्चा सामान्यतः 2 शब्दों को जोड़कर बोलना शुरू कर देता है। हम ये बोल सकते हैं 2 वर्ड सेंटेंस या 2 वर्ड सेंटेंस स्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, 2 शब्दों को जोड़कर बोलना शुरू कर देता है, जैसे मम्मी, पानी, मुझे खेलना है, पापा आओ और दो। ठीक है, ऐसे। लेकिन यदि बच्चा 24 मंथ में की उम्र तक कोई 2 वर्ड फ्रेजेस नहीं बोलता है, ठीक है, कोई 2 वर्ड फ्रेजेस जो है नहीं बोलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ऑटिज्म का एक महत्वपूर्ण रेड फ्लैग माना जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई पेरेंट्स सोचते हैं अभी छोटा है, बाद में बोलने लगेगा, लड़के देर से बोलते हैं, बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि ऊपर बताए गए डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है लगातार मिस हो रहे हैं, तो इंतजार करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, इवेल्युएशन करवाना ज्यादा उचित होगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब तक हमने ऑटिज्म के शुरुआती संकेत को समझा, लेकिन ऑटिज्म की सबसे महत्वपूर्ण पहचान किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो इसमें सोशल डिफिकल्टीज है इन ASD। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, ऑटिज्म वाले बच्चे लोगों से नफरत नहीं करते और ना ही वो जानबूझकर अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है, असल में उन्हें सोशल वर्ड को समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, क्या होता है, उन्हें दुनिया को समझने में कठिनाई होती है। तो आइए स्लाइड में जितने भी पॉइंट है उनको विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डिटैचमेंट। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डिटैचमेंट, यानी कि अलग थलग रहना। ठीक है, डिटैचमेंट का मतलब क्या है, अलग थलग रहना। कई ऑटिज्म वाले बच्चे अपनी ही दुनिया में व्यस्त दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कोई विशेष मतलब नहीं है। वो क्या करते हैं, बच्चे अक्सर अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। ठीक है, आसपास लोगों से अनजान रहते हैं, उनमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है उनको। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं ये बच्चा तो अपनी ही दुनिया में रहता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये उनकी इच्छा नहीं है, बल्कि सोशल इंटरेक्शन की कठिनाई का परिणाम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि घर में कोई मेहमान आया है, एक टिपिकल बच्चा उसके पास जाएगा, मुस्कुराएगा, बातचीत करने की कोशिश करेगा। लेकिन ASD वाला बच्चा शायद कमरे के कोने में बैठकर अपने खिलौने में व्यस्त रहे, है ना। तो दूसरा जो कारण है फिजिकल कांटेक्ट, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, फिजिकल कांटेक्ट। इसका मतलब है कई बच्चे को गोद में उठाया जाना, गले लगाना, कडलिंग, बार बार छूना पसंद नहीं होता है ना। इसका कारण ये नहीं है कि वो अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते, बल्कि कई बार उनकी जो सेंसरी प्रोसेसिंग है, ठीक है, जो सेंसरी प्रोसेसिंग है वो अलग होती है। कुछ जो टच होते हैं उससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, असहज महसूस करा सकते हैं उनको। ठीक है, इसीलिए फिजिकल कांटेक्ट उन्हें ज्यादा नहीं पसंद होता है। ठीक है,
उसके अलावा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ बच्चे हल्के टच से भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वही बच्चा गहरे दबाव, डीप प्रेशर को पसंद कर सकता है, लेकिन उनकी सेंसरी प्रेफरेंस जो है अलग अलग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्ले एंड फ्रेंड्स। प्ले एंड फ्रेंड्स जो है खेल और दोस्ती, इसका मतलब क्या है? अब बात करते हैं दोस्ती और खेल की। एक टिपिकल बच्चा जो होता है खेलते समय मतलब इमेजिनेशन का यूज करता है, जैसे खाली कप में चाय बनाना, या फिर खिलौने की गाड़ी को असली कार मानना, डॉक्टर डॉक्टर खेलना, इसे कहते हैं प्रीटेंड प्ले। क्या बोलते हैं इसको? प्रीटेंड प्ले। ठीक है, प्रीटेंड प्ले जो होता है काल्पनिक खेल होता है। ठीक है, लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चे में प्रीटेंड प्ले सीमित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे एक गुड़िया से खेल रहे हैं, एक बच्चा गुड़िया को खाना खिलाता है, उसे सुलाता है, उससे बातें करता है। ठीक है, दूसरा जो बच्चा है वो क्या करता है, केवल गुड़िया को घुमाता रहता है, उसके एक हिस्से पर ही ध्यान देता है। और यही अंतर है प्रीटेंड और रिपीटेटिव प्ले में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंडशिप डिफिकल्टीज। दोस्ती बनाने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो सकती है, कई बार खेल के नियम नहीं समझ पाता है बच्चा। ठीक है, खेल के अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाते, दूसरों से अपने मतलब दूसरों की रुचियां जो होती हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको नहीं समझ पाते, जिसके कारण उनका जो पीयर रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो बहुत प्रभावित होता है। पीयर रिलेशनशिप जो होता है वो प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ऑटिज्म वाला बच्चा जो होता है कई बार दूसरों के इमोशन को समझने में उसे कठिनाई होती है, उसे ये समझना मुश्किल होता है कौन खुश है, कौन दुखी है, कौन गुस्से में है, कौन डर गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक बच्चा रो रहा है तो अधिकांश बच्चे समझ जाते हैं कि उसे दुख हो रहा है, लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा उस भावना को तुरंत पहचान नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनको डिफिकल्टी मतलब शेयरिंग डिफिकल्टीज होती हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात है, कई बार कई बच्चे जो होते हैं अपनी उपलब्धियां दूसरों के साथ साझा नहीं करते। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चे ने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई, एक टिपिकल बच्चा उत्साह से कहेगा मम्मी देखो मैंने क्या बनाया है ना, लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा शायद ड्राइंग तो बना ले, लेकिन उसे दिखाने या शेयर करने में इंटरेस्ट ना दिखाए, तो इसे लैक ऑफ सोशल शेयरिंग कहा जाता है। लैक ऑफ सोशल शेयरिंग। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं लास्ट में आपके कमेंट देख लूंगी। ठीक है, अब तक हमने ऑटिज्म में सोशल डिफिकल्टी को समझा, लेकिन ऑटिज्म की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। ठीक है, स्ट्रीमिंग। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रीमिंग जो है आखिर होती क्या है। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है ऐसा व्यवहार जिन्हें बच्चा बार बार दोहराता है। ठीक है, स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा बिहेवियर जिसने बार बार बच्चा रिपीट करता है ताकि खुद को काम, खुद को प्लीज और खुद को सेंसरी इनपुट जो है प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ध्यान रखिए स्ट्रीमिंग जो है हमेशा बुरी चीज नहीं होती है, कई बार ये बच्चे के लिए स्ट्रेस कम करने या अपने इन्वायरमेंट को समझने का तरीका होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए जब हम तनाव में होते हैं, हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? कहीं पेन घुमाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, है ना, नाखून चबाते हैं, बालों में हाथ फेरते हैं। ये एक तरीके का क्या है? सेल्फ सूदिंग बिहेवियर है। ठीक है, ये क्या है? सेल्फ सूदिंग बिहेवियर है। ऑटिज्म वाले बच्चों में यही बिहेवियर अधिक स्पष्ट और बार बार दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो है हैंड फ्लैपिंग, हाथ फड़फड़ाना। बच्चा इसमें क्या, ये ऑटिज्म का सबसे कॉमनली ऑब्जर्व बिहेवियर है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है? हाथों को तेजी से हिलाता है, उत्साहित होने पर फड़फड़ाता है, या खुशी या तनाव दोनों स्थितियों में ऐसा कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब किसी बच्चे को उसका फेवरेट कार्टून दिख जाए या कोई पसंदीदा खिलौना मिल जाए, तो वो खुशी में क्या करेगा? हाथ को फड़फड़ाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट रॉकिंग। ठीक है, रॉकिंग का मतलब क्या होता है?
कुछ बच्चे बार बार आगे और पीछे झूलते रहते हैं, कई बार वे बैठकर, कई बार खड़े होकर ऐसा करते हैं। ठीक है, ये उन्हें आराम और सुरक्षा या अनुभव दे सकता है। नेक्स्ट है स्पिनिंग, गोल गोल घूमना। कुछ बच्चों को घूमना बहुत पसंद होता है। ठीक है, उनको घूमना पसंद होता है, वे खुद मतलब घूमते रहते हैं, घूमती हुए वस्तुओं को देखते हैं, पंखे या चक्कर वाली चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है उनको। नेक्स्ट है फिंगर फ्लिकिंग। ठीक है, उंगलियां चटकाना। कुछ बच्चे आंखों के सामने उंगलियां घुमाते हैं, उंगलियों को तेजी से हिलाते हैं या फिर लाइट और मूवमेंट को देखकर आनंद लेते हैं। ठीक है, हेड बैंगिंग, सिर पटकना। ये एक ऐसा बिहेवियर है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चे जो है दीवार पर सिर मारते हैं, फर्श पर सिर पटकते हैं या बहुत ज्यादा तनाव या निराशा में ऐसा करते हैं। ठीक है, यदि ये बार बार हो रहा है तो इंटरवेंशन बहुत जरूरी होता है इसमें। फिर नेक्स्ट है स्टारिंग एंड एट लाइट्स, रोशनी को घूरना। कुछ बच्चों को रोशनी, चमकती वस्तु या घूमती हुई चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। वो लंबे समय तक बल्ब, ट्यूबलाइट या चमकती वस्तु को क्या करते हैं, घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, मूविंग फिंगर्स। ठीक है, बिफोर आईज। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो उनकी जो उंगलियां होती हैं, ठीक है, आंखों के सामने हिलाते रहते हैं। वो हाथों की छाया, रोशनी और गति को बार बार देखते हैं और विजुअल स्ट्रीमिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके अलावा है लाइट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। ठीक है, लाइट स्विच ऑन ऑफ, ये एक बहुत कॉमन बिहेवियर है। कुछ बच्चे बार बार स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते रहते हैं ना। उन्हें मिलने वाला विजुअल फीडबैक अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद है रिपीटिंग नॉइज, शब्दों या आवाजों को दोहराना। कभी कभी इसको इकोलेलिया से भी जोड़ा जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, स्ट्रीमिंग को हमेशा रोकना जो है सही नहीं होता है, क्योंकि कई बार बच्चे को शांत रखने और सेंसरी रेगुलेशन में मदद करता है। लेकिन यदि बच्चा खुद को चोट पहुंचा रहा है, सीखने में बाधा आ रही है, दूसरों की सुरक्षा जो है प्रभावित हो रही है, तो हमें उचित इंटरवेंशन कराना चाहिए। मान लीजिए क्लास में एक बच्चा मतलब एग्जाम के दौरान धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा है, टीचर को उसे तुरंत डांटना नहीं चाहिए, पहले ये समझना चाहिए कि शायद ये एंजाइटी कम करने के लिए की कोशिश कर रहा है और यही स्पेशल एजुकेटर की सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब तक हमने ऑटिज्म के कारण, लक्षण, सोशल डिफिकल्टीज और स्ट्रीमिंग को समझा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है ऑटिज्म का ट्रीटमेंट। ठीक है, संभव है क्या ऑटिज्म का ट्रीटमेंट जो है संभव है? यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ASD ट्रीटमेंट, मैट्रिक्स एजुकेशनल इंटरवेंशन। तो ऑटिज्म ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे एक दवा खाकर पूरी तरीके से खत्म किया जाए। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम सही समय पर इंटरवेंशन देकर बच्चे की कम्युनिकेशन, बिहेवियर, लर्निंग, डेली लिविंग स्किल्स में बहुत अच्छा सुधार ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑटिज्म में ट्रीटमेंट का अर्थ मतलब है एविडेंस बेस्ड एजुकेशनल एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन। मतलब यानी ऐसी रणनीति जो बच्चे को अधिक स्वतंत्र और कार्यात्मक बनाने में मदद करे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं ABA यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, ABA का मुख्य फोकस क्या होता है? बिहेवियर एंड स्किल्स पर। ठीक है, बिहेवियर, लर्निंग, स्किल्स डेवलपमेंट। ABA जो है ABA बिहेवियरल साइकोलॉजी के सिद्धांत पर आधारित है। हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इसमें क्या किया जाता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिहेवियरल साइकोलॉजी के सिद्धांत पर आधारित है। पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ावा देना और नई स्किल्स सिखाना, किसके थ्रू? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब आते हैं ये देख लेते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो होता क्या है। मान लीजिए कि बच्चा पहली बार आई कांटेक्ट करता है, ठीक है, कोई बच्चा है जो पहली बार आई कांटेक्ट करता है, टीचर तुरंत उसकी प्रशंसा करती है, वेरी गुड, या कोई पसंदीदा स्टिकर देती है, तो बच्चा उस बिहेवियर को दोबारा करने की संभावना जो है बढ़ा देता है, और इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यदि बच्चा वाटर बोलकर पानी मांगता है, उसे तुरंत पानी मिल जाता है, तो ये वो ये सिखाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो उपयोगी है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? मतलब धीरे धीरे उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप होने लगती है। दूसरी चीज है स्पीच थेरेपी। अब आते हैं ऑटिज्म इंटरवेंशन की दूसरी इंपॉर्टेंट थेरेपी पर, स्पीच थेरेपी। इसका मुख्य उद्देश्य या फोकस जो है कम्युनिकेशन स्किल्स पर होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स को विकसित करना। ध्यान रखिए, स्पीच थेरेपी केवल बोलना सिखाने के लिए नहीं होती है, बल्कि किसके लिए होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए होती है। किसके लिए होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए होती है। ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट क्या करता है, आई कांटेक्ट, रिक्वेस्ट करना सिखाता है, कन्वर्सेशन स्किल्स डेवलप करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, नॉन वर्बल चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चों के लिए इशारे और साइन लैंग्वेज का उपयोग। ठीक है, यदि बच्चा बोल नहीं सकता तो स्पीच थेरेपिस्ट उसमें जेस्चर, साइंस, पीईसीएस यानी कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, पीईसीएस इसका फुल फॉर्म क्या है, पिक्चर, पी फॉर पिक्चर, ई फॉर एक्सचेंज, सी फॉर कम्युनिकेशन और एस फॉर सिस्टम। ठीक है, इसका उपयोग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि बच्चा पानी चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता, तो उसे पानी की पिक्चर दिखाकर रिक्वेस्ट करना सिखाया जा सकता है, और यही क्या है, फंक्शनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं ओटी पे। ठीक है, ओटी का मतलब क्या होता है, ओटी का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, फोकस किस पे होता है, सेंसरी इश्यूज एंड डेली लाइफ। ठीक है, सेंसरी इश्यूज और डेली लाइफ पर होता है। देखिए, ऑटिज्म वाले बच्चों को सेंसरी डिफिकल्टीज होती हैं। कुछ बच्चों को तेज आवाज पसंद नहीं होता है, कुछ बच्चों को टच से परेशानी होती है, कुछ बच्चों को बैलेंस की कठिनाई होती है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज करवाता है, फाइन मोटर स्किल्स, ड्रेसिंग स्किल्स, ईटिंग स्किल्स, सेल्फ केयर स्किल्स पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि बच्चा खुद कपड़े नहीं पहन पाता, जूते नहीं बांध पाता, चम्मच से खाना नहीं खा पाता, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसकी मदद करता है। ठीक है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है उसकी मदद कर सकती है। फिर आते हैं पीटी पर, यानी कि फिजिकल थेरेपी। फोकस किस पे होता है, मोटर स्किल्स पर होता है, बैलेंस पर होता है, कोऑर्डिनेशन पर होता है। ठीक है, कुछ ऑटिज्म वाले बच्चों में दौड़ने, कूदने, सीढ़ियां चढ़ने, बैलेंस बनाए रखने में कठिनाई होती है। ठीक है, फिजिकल थेरेपिस्ट क्या करता है, बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स, पोस्चर, बॉडी अवेयरनेस, बैलेंस को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, एक सेकेंड। यहां तक चीजें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है? क्या बात है, आज आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, सारी चीजें समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के लिए यदि बच्चा चलते चलते मतलब यदि बच्चा चलते समय बार बार गिर जाता है या एक पैर पर खड़ा नहीं हो पाता, तो फिजिकल थेरेपी जो है उपयोगी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई 5 साल का बच्चा है, ऑटिज्म से प्रभावित है, किसी को ऑटिज्म है। ठीक है, तो बोल नहीं पाता है, बार बार हाथ फड़फड़ाता है, कपड़े नहीं पहन पाता, उसका बैलेंस जो है वो कमजोर है। तो इंटीग्रेशन प्लान जो है कुछ इस प्रकार हो सकता है, एबीए यानी बिहेवियर और लर्निंग स्किल्स, दूसरी चीज है स्पीच थेरेपी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसमें डेली लिविंग एंड सेंसरी स्किल्स, फिजिकल थेरेपी जिसमें मोटर स्किल्स एंड बैलेंस। यानी ऑटिज्म में अक्सर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है हमेशा,
मल्टी, ये ध्यान रखना। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब तक हमने एजुकेशनल इंटरवेंशन जैसे एबीए, स्पीच थेरेपी, ओटीपीटी को समझा, लेकिन कई बार पेरेंट्स का एक सामान्य प्रश्न होता है, क्या ऑटिज्म के लिए कोई दवा होती है? ठीक है, क्या स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज्म पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? तो आइए स्लाइड में इन महत्वपूर्ण मतलब विषय, मतलब जो भी चीजें हैं, पॉइंट है, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, स्टेम सेल थेरेपी समझ लेते हैं। तो इसमें है सबसे पहले फार्माक्यूटिकल दवाएं, ठीक है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ऑटिज्म को पूरी तरीके से समाप्त करने वाली कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ दवाएं जो है ऑटिज्म के साथ दिखाई देने वाले व्यवहारों को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जैसे अत्यधिक चिड़चिड़ापन होता है जिसमें, ठीक है, एग्रेशन होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है अगर, ठीक है, सीवियर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस स्लाइड में दो दवाओं का उल्लेख किया गया है। पहला जो है रिस्पेरिडोन, ठीक है, दूसरा है एरिपाइराजोल, ठीक है। दो दवाएं हैं, इनका विशेष कुछ उपयोग मतलब कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह से उपयोग किया जा सकता है। ये चीज क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, नोट करके लिखा हुआ है, हमेशा क्वालिफाइड फिजिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, क्योंकि इनके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कई पेरेंट्स कर देते हैं, किसी दूसरे बच्चे को देखकर वही दवा अपने बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि हर बच्चे की जो आवश्यकता है, नीड है, वो अलग है। मान लीजिए कि क्लास में दो बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित हैं, एक बच्चा शांत है लेकिन कम्युनिकेशन में कठिनाई है, दूसरा बच्चा जो है अत्यधिक एग्रेसिव है, ठीक है। क्या दोनों में एक जैसी दवा दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेडिटेशन हमेशा इंडिविजुअल असेसमेंट के बाद ही दी जाती है, ठीक है। मेडिकेशन समझ में आ गया। इस स्लाइड में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो दवाएं हैं, दवाएं हमेशा क्वालिफाइड फिजिशियन या साइकेट्रिक द्वारा प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, क्योंकि इनकी साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेम सेल थेरेपी पर। ये एक नया तरीका है, ठीक है, कई लोग ऑटिज्म के नए उपचार के रूप में देखते हैं। स्टेम सेल जो है एक ऐसी विशेष कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड के अनुसार जो स्टेम सेल थेरेपी है, उसका जो उद्देश्य है, टारगेट जो है वो क्या है, इम्यूनिटी को प्रभावित करना, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करना और न्यूरो कनेक्शन को रिस्टोर करने का प्रयास करना, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स में देखा गया, मतलब कुछ जो इम्प्रूवमेंट है वो देखे गए हैं। कुछ रिसर्च के रिपोर्ट में निम्न सुधार बताए गए हैं, जैसे आई कांटेक्ट में और आई कांटेक्ट में सुधार, डाइजेशन में सुधार, शोर और अजनबियों मतलब शोर और अजनबियों का डर कम होना, ठीक है, वर्बल स्किल्स में सुधार, सेल्फ केयर और कंसंट्रेशन में सुधार, ठीक है। तो इन सब चीजों में सुधार देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी है, ठीक है। वो सावधानी क्या है, अब एक स्पेशल एजुकेटर और प्रोफेशनल के रूप में हमें एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? हमें एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई।
हाँ चल रही है, पेन नहीं चल रही थी थोड़ी सी पेन में। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। ठीक है, आज भी ऑटिज्म में एवीए, स्पीच थेरेपी, ओटी, पीटी, अर्ली इंटरवेंशन को सबसे अधिक वैज्ञानिक समर्थन करते हैं। मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी पर अभी भी विश्व भर में रिसर्च जारी है। इसके जो रिजल्ट हैं वैज्ञानिक समुदाय में निरंतर अध्ययन चल रहा है, इसलिए चमत्कारी इलाज नहीं माना जाना चाहिए इसको। ठीक है, मेरेकल क्योर नहीं माना जाना चाहिए। रियल लाइफ एनालॉजी जो है, मान लीजिए कि एक पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, केवल खाद डाल देने से समस्या पूरी तरीके से हल नहीं होती। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, सही मिट्टी चाहिए, सही पानी चाहिए, सही धूप चाहिए और नियमित देखभाल चाहिए, सबकी जरूरत होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक ऑटिज्म में भी केवल एक उपचार नहीं बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। आप लोग बहुत होशियार हो, मुझे लगता है कि क्वेश्चन ही नहीं पूछने, आप सबको सब समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, ऑटिज्म के बारे में पढ़ते समय अक्सर पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है, हम अपने बच्चे की मदद घर पर कैसे कर सकते हैं। तो सच कहूं, ऑटिज्म इंटरवेंशन केवल थेरेपी सेंटर या स्कूल में नहीं होता है। सबसे प्रभावी इंटरवेंशन जो है वो घर से शुरू किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपना सबसे अधिक टाइम कहाँ पर बिताता है, परिवार के साथ बिताता है ना। इसलिए स्लाइड में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं, ठीक है, टिप्स फॉर पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको समझेंगे। सबसे पहले डोंट वेट, मतलब इंतजार ना करें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वेट एंड वॉच। ठीक है, वाली सोच से बचिए। वेट एंड वॉच वाली सोच जो है उससे बचिए। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है ना, बाद में बोलने लगेगा। हमारे परिवार में भी बच्चे देर से बोल लेते हैं ना, इस टाइप की बातें होती हैं। लेकिन ऑटिज्म में समय जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गोल्डन रूल जो है वो क्या कहता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करवा लो। ठीक है, क्या कहता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन करवा, अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। ठीक है, अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो इंटरवेंशन अच्छा होगा। मतलब अर्ली इंटरवेंशन का मतलब क्या है, बेटर आउटकम, मतलब रिजल्ट अच्छा। यदि आपको कोई वार्निंग साइन दिखे, जो हमने पीछे देखा था पीछे की स्लाइड में, तो डायग्नोसिस का महीनों इंतजार करने के बजाय इंटरवेंशन शुरू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दो बच्चों में समान कठिनाइयां हैं। पहले बच्चे का इंटरवेंशन जो है 2 वर्ष की उम्र में शुरू हो गया, लेकिन दूसरे बच्चे का जो इंटरवेंशन है वो 6 वर्ष की उम्र में। आमतौर पर पहले बच्चे में जो प्रोग्रेस की संभावना है ना वो अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे दूसरे पॉइंट पर, स्टिक टू अ शेड्यूल, रूटीन बनाएं। ठीक है, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव पर आते हैं, स्ट्रक्चर्ड रूटीन। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्ड रूटीन। ऑटिज्म वाले बच्चे जो है इसमें प्रिडिक्टेबली पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, मतलब उन्हें एक ही रूटीन पसंद आती है जो हमेशा चलती रहे। ठीक है, उन्हें पहले से पता होना अच्छा लगता है, कब उठना है, ठीक है, कब खाना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है। ठीक है, तो इनको हाईली स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और रूटीन के साथ साथ सबसे अच्छा ये महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि बच्चा रोज सुबह 5 बजे पार्क जाता है और अचानक बिना बताए रूटीन उसकी बदल दी जाए, तो ये बच्चा क्या होगा, परेशान हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए विजुअल शेड्यूल और फिक्स्ड रूटीन जो है बहुत मददगार इसमें शामिल होते हैं। कुछ टिप्स हैं, घर पर पिक्चर शेड्यूल बनाएं, वेकअप, ब्रेकफास्ट, स्टडी, प्ले,
ठीक है, स्लीप। इससे बच्चा जो है अगले काम के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा थर्ड है रिवॉर्ड गुड बिहेवियर। ठीक है, थर्ड जो है इसका मतलब क्या है, एक सेकंड, ये बंद क्यों हो रही है, रिवॉर्ड गुड बिहेवियर। ठीक है, इनाम दे। यदि बच्चा पहली बार आई कांटेक्ट करता है तो उसे तुरंत कहिए बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम पर गर्व है। यदि बच्चा खिलौना शेयर करता है, अपनी बारी का इंतजार करता है, ठीक है, नया शब्द बोलता है, तो उसकी प्रशंसा जरूर कीजिए। यही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, सोचिए यदि आप किसी काम के लिए बार बार आपको अप्रिसिएशन मिले तो क्या होगा, आप वो काम दोबारा नहीं करना चाहोगे? कर, बिल्कुल करेंगे, है ना। बच्चों के साथ यही सिद्धांत जो है काम करता है। ठीक है, क्रिएट अ सेफ जोन। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षित और शांत स्थानीय जगह। अब अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव, सेफ जोन। ऑटिज्म वाले कई बच्चे जो है सेंसरी सेंसिटिविटी अनुभव करते हैं। उन्हें तेज आवाज, तेज रोशनी, ठीक है, मतलब रोशनी, शोर और टच जो है, कुछ प्रकार का स्पर्श, भीड़, ठीक है, इससे क्या होता है, परेशानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि घर में अचानक कुछ मेहमान आ जाए, तेज म्यूजिक चल रहा हो, बच्चा बेचैन हो जाए, ठीक है, और तो उसे क्या चाहिए, एक शांत स्थान की आवश्यकता होती है। सेफ जोन कैसा हो, घर में छोटा सा कोना बनाए, शांत, आरामदायक, कम शोर वाला, ठीक है, कम रोशनी वाला, जहां बच्चा खुद को सेफ फील करे, मतलब खुद उसको सेफ फील हो। ठीक है, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ऑटिज्म वाले बच्चे जानबूझकर जो है कठिनाई मतलब कठिन व्यवहार नहीं करते। वो दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से अनुभव करते हैं। जैसे आपने बर्फी मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें प्रियंका चोपड़ा का किरदार जो है वो दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से अनुभव करता है ना, उसमें झिलमिल है, वो अलग थलग रहती है ना। और सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेशेंस की, अंडरस्टैंडिंग की, सपोर्ट की। ठीक है, तो ये चीज अपने बच्चों के साथ बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी अब तक हमने पूरे चैप्टर पढ़ लिए, क्विक रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, मतलब क्विक रिवीजन अब करने वाले हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ना एक बात है लेकिन याद रखना दूसरी बात है ना। इसलिए मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछूंगी, आप वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए पूछ लेती हूँ। वैसे इसमें लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि मिटाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एसडी की कोड ट्रायड जो है क्या है, आपको याद है? इसमें लिखा ही है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, सोशल डिफिकल्टी और फ्लेक्सिबिलिटी थिंकिंग या फ्लेक्सिबल बिहेवियर। ठीक है, उसके अलावा गर्भावस्था के दौरान कौन से इन्फेक्शन एसडी का नॉन जेनेटिक कारण बन सकते हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एबीए थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब मैं इसमें स्लाइड से आपके आंसर हटा दूंगी नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, फिर मैं देखूंगी कि आप जवाब क्या देते हैं। चलिए कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब खुद लिखने की, और इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हैं तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। इसी के साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर हमारी कंप्लीट स्टडी जो है सेशन अभी समाप्त होता है। आज हमने ऑटिज्म का केवल डेफिनेशन के रूप में नहीं बल्कि एक स्पेशल एजुकेटर, टीचर, पेरेंट और लर्नर की दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। ठीक है, इसमें हमने क्या जाना, ऑटिज्म क्या है, ठीक है, उसका कारण क्या है, उसके अलावा अर्ली वार्निंग साइन कौन से हैं, कोर ट्रायड ऑफ डिफिकल्टी क्या है, सोशल डिफिकल्टी और स्टीमिंग क्या है, एबीए
स्पीच थेरेपी, ओटी और पीटी क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चे की घर पर सहायता कैसे कर सकते हैं। एक अंतिम संदेश है आपके लिए, ऑटिज्म जो है कोई कमजोरी नहीं है। हर ऑटिज्म वाला बच्चा दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। कई बार उसे हमारी तरह दुनिया को समझने में कठिनाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्षमता की कमी होती है। उसे केवल क्या चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, सही अवसर चाहिए, सही इंटरवेंशन चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा पेशेंस और हमारा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो एज अ स्पेशल एजुकेटर जब भी आप किसी ऑटिज्म वाले बच्चे से मिलें तो ये मत सोचिए कि ये बच्चा क्या नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचिए बच्चा क्या कर सकता है और उसकी क्षमता को कैसे विकसित कर सकते हैं हम। ठीक है, यही इंक्लूसिव एजुकेशन की वास्तविक भावना है। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है जिस पर कोर्स चल रहे हैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, DSSB TGT PRT का कोर्स है। उसके अलावा KVS इंटरव्यू टायर 3 स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा डिप्लोमा DED स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है, तो आप सभी परचेज कर सकते हैं। एक बार ऐप डाउनलोड करिए, एक्सप्लोर करिए, MCQ क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, तो एक बार ऐप को ज़रूर एक्सप्लोर करिए। ठीक है, और हम एक बार देख लेती हूँ आपके कोई क्वेश्चन है। अभी तक आपने कोई कुछ नहीं बताया कि आपको कोई डाउट है, तो मुझे लगता है कि डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।